नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौरव चौहान स्टडी हब में। और जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि भारत की जो भूगार्विक संरचना है उसका निर्माण कैसे हुआ है। हमने भूगार्विक संरचना को जानने से पहले पृथ्वी के भू ऐतिहासिक कालक्रम को जाना था, जिसके आधार पर हमने भारत की भू आकृतिक संरचना का डिवीजन किया था। और आज हम जानेंगे जो भारत का जो भूखंड है उस भूखंडों को हम पढ़ने के लिए यानी कि एक विद्यार्थी की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात उसकी प्लेटों में काफी हलचलें हुई हैं। कुछ आंतरिक हलचल हुई है तो कुछ बाहरी फोर्स के कारण परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण पृथ्वी पे काफी सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। और पृथ्वी की उन्हीं संरचनाओं में से एक पार्ट है हमारा देश भारत। जैसा कि कहावतों में कहा भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे वानी, कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे पानी। तो बिल्कुल उसी तरीके से भारत का जो प्राकृतिक दृश्य है वो उसी तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर में आपको हिमाच्छादित ऊंची ऊंची पहाड़ियां मिलेगी जो हमेशा बर्फ की सफेद चादरों से ढकी रहती हैं। तो वही नीचे आएंगे तो हरियाली से हरा भरा हमको उत्तर भारत का मैदान मिलेगा। वहीं अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमको थार मरुस्थल सा रेगिस्तान मिलेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ नागफनी और कुछ कटीले वृक्ष ही हमको दिखाई देते हैं। वही अगर हम नीचे प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे तो हमको एक पठारीय भूखंड मिलेगा जो काली मृदा से भरपूर है। और वही अगर हम इनके तटीय भागों को देखेंगे जो कि समुद्री में जल के उतार चढ़ाव के कारण निर्मित हुए थे, वहां पर हमको कुछ मैदानी क्षेत्र मिलेंगे और वहीं हमको कुछ द्वीपीय समूह भी देखने को मिलेंगे। तो हम इन्हीं सभी भू आकृतिक दृश्यों को ध्यान में रखते हुए आज की अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे और हम संपूर्ण भारत को इन 6 बिंदुओं में विभाजित करके पढ़ेंगे। जिसमें पहला है आपका उत्तरी एवं पूर्वोत्तर हिमालय। इसका मतलब है कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद एक तीव्र अच्छ संघीय मोड़ लेकर के जो हिमालय नीचे की ओर मुड़ता है उसको देखेंगे। उसके बाद उत्तर भारत का मैदान देखेंगे, फिर भारतीय मरुस्थल को जानेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे, फिर तटीय मैदान को देखेंगे और उसके बाद द्वीप समूहों को देखेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि प्रारंभ में भारत जो था वो एक्चुअली गोंडवाना जो पेंजिया थी, पेंजिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड था। तो जो गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड जब टूटा है और इस गोंडवाना लैंड के टूटने से इसका एक भाग जो है वो उत्तर की ओर सरका है और उत्तर की ओर जाने वाले इस भाग से ही भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण होता है। और अगर देखा जाए तो ये नीचे की तरफ भारतीय प्रायद्वीप था प्रारंभ में और ऊपर की तरफ जो था वो यूरेशियन प्लेट थी। नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई थी और ऊपर जो थी वो यूरेशियन प्लेट थी और इनके बीच में एक सागर था जिस सागर को जाना जाता था टेथिस सागर के नाम से। जब सीनोजोइक एरा में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ हलचलें हुई, तो क्या हुआ, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये उत्तर की ओर बढ़ी है और उत्तर की ओर बढ़ने से क्या हुआ था कि ये जो टेथिस सागर था जिसमें नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को समाहित किया गया था, इसलिए अवसाद जो पड़े हुए थे, जब ये प्लेट ऊपर की ओर बढ़ी तो इन अवसादों में बलन शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये टेथिस सागर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो गया था, इन अवसादों में बलन पड़ना शुरू हो गया था, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे जब ये थोड़ा इधर बढ़ा तो सबसे पहले यहाँ पर एक भ्रंश बढ़ा जिसको हमने इंडस आंकोसचर जोन बोला। फिर उसके बाद जब ये और तेजी से आगे बढ़ा और इस प्लेट के बिल्कुल नीचे चला गया तब जाकर के बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पूर्ववर्ती नदियां थी, पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या होता है, वे नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले वहां पर बह रही थी, उन नदियों ने हिमालयों को काटा है और काट छाट करके हिमालय बनने के बाद जो एक भ्रंश बचा हुआ था प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में एक भ्रंश जो था, जो छोटी खाली जगह पड़ी थी, उस खाली पड़ी जगह में उन नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अवसादों को डाला है और उनके अवसादों की अवसादीकरण से उत्तरी भारत का मैदान निर्मित हुआ है। और वही अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इससे पहले ही निर्मित हो चुका था। अगर हम पेलियोलिथिक या मीसोलिथिक एरा की बात करें तो उस एरा में इनका निर्माण हो चुका था। वही अगर हम बात करें तटीय इलाकों की, तो तटीय इलाकों का निर्माण हुआ था ये हिम युग के बाद, यानी कि प्लेस्टोसीन युग के बाद जो है वो तटीय मैदानों का निर्माण हुआ था, जब समुद्र के जो जल था, जो महासागरों का जल था, इसमें उतार चढ़ाव आया जिनके कारण इसका निर्माण हुआ। और वही
कुछ जगहों पर ये आइलैंड यानी कि द्वीप समूहों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ और हिमालय के बाद जो है वो उत्तरी भारत का मैदान कैसे बना है। तो अगर देखें तो हमने पिछली क्लास में महाकल, कल और जो यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो एरा, पीरियड और इपोक के बारे में जानकारी ली थी। तो जो सीनोजोइक एरा था, उस सीनोजोइक एरा के को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक टर्शरी और दूसरा क्वाटरनरी। तो टर्शरी जो पीरियड था उसको हमने 5 इपोक में डिवाइड किया था। उन 5 इपोक को याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि पीओ एमपी यानी कि पीईओ, पीओ और एमपी। तो एमपी तो वैसे भी बहुत पीते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं उनके लिए, तो वो बहुत पीते हैं, इसलिए पीओ एमपी। तो पी से क्या था, पेलियोसीन था, ई से इयोसीन, ओ से ओलिगोसीन, और पीओ और एम से आ गया था मियोसीन, और पी से आ जाएगा प्लायोसीन। तो ये हो गया था। तो क्या हुआ था, सबसे पहले आया था हमारा पेलियोसीन और उसके साथ साथ इयोसीन। तो इस एरा में क्या हुआ था, जब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट हो गई है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई है। ठीक है, अब क्या था कि यहां पर पहले से हिमालय का कुछ भाग था वो बना हुआ था। यहां से जो आने वाली नदियां थी वो यहां पर अपना अवसाद गिरा रही थी और ये हो गया था टेथिस सागर, और ये जो था वो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार था। जब ये इस ओर बढ़ रहा था तो इसमें क्या हुआ था, कुछ सिकुड़न सी आई थी, कुछ बलन से पड़ने शुरू हुए थे। ये टाइम पीरियड चल रहा है पीलियोसीन और इयोसीन का। तो इसमें क्या हुआ था, जब ये सिकुड़न सी आई तो सबसे पहले इस वाले भाग में एक भ्रंश सा पड़ गया था इस टाइप का, ये पहले का बना हुआ था। और जब सिकुड़न आई तो सिकुड़न कुछ इस तरह से बढ़ी तो यहां पर एक भ्रंश सा बना, और इस भ्रंश को बोला गया इंडो सांको सचर जोन, जिसको शॉर्ट में सचर जोन भी सचर जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये किस टाइम पीरियड में आए थे, ये आया था पेलियोसीन और इयोसीन जो इपोक था उसमें आए थे। उसके बाद इयोसीन के बाद जो आता है वो आता है ओलिगोसीन। उस ओलिगोसीन में क्या हुआ था कि ये प्लेट जो है वो बहुत आगे बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसमें अचानक बहुत अधिक बलन होना शुरू हो गया था, जिससे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। और ओलिगोसीन जो इपोक था जब अपने अंत समय पे था तो इस बृहद हिमालय के आगे एक दरार सी पड़ी, एक भ्रंश सा पड़ा, जिसको बोला गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला गया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये मेन हिमालय के पास है, यानी कि मुख्य हिमालय के पास है, उसके साथ साथ ये सेंटर में भी है। कैसे सेंटर में है, आप देख सकते हैं, इधर ट्रांस हिमालय, इधर बृहद हिमालय, 2 पार्ट्स इस तरफ है, और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय 2 पार्ट्स इस तरफ है। तो इस तरह से ये भ्रंश जो है वो बिल्कुल मध्य में आ रही है, सेंटर में आ रही है, इसलिए इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला गया था। ठीक, उसके बाद ओलिगोसीन इपोक से जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आ जाएगा ये मियोसीन। मियोसीन में क्या हुआ था, लघु हिमालय का निर्माण होना शुरू हो गया था। अभी तक टेथिस सागर में सबसे अधिक बलन की प्रक्रिया जो हुई थी वो ओलिगोसीन में हुई थी, इसलिए ओलिगोसीन की जो चोटियां हैं वो बहुत ही ऊंची हैं। माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, ये सबकी सब जो चोटियां हैं वो ओलिगोसीन इपोक में ही बन गई थी। उसके बाद आया है मियोसीन। मियोसीन में बना है लघु हिमालय, और जब मियोसीन अपने अंत समय पर था तो उसी समय एक भ्रंश बढ़ा, जिस भ्रंश को बोला गया मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोला गया है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद जो इपोक आया है वो इपोक है प्लायोसीन। और इस प्लायोसीन में बना है शिवालिक, जो कि सबसे कम हाइट का है और सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है। उसके बाद में पड़ा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, और उसके बाद जब ये हिमालय बनकर के तैयार हो गया है तो हिमालय के द्वारा जो नदियां निकली हैं उन नदियों के अवसादों से बना है हमारा उत्तर भारत का मैदान। अब हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत का मैदान जो है वो कैसे बना। सामने एक चित्र बन के आ रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला है हिमालय, और हिमालय से जो नदियां निकल के आ रही हैं, क्योंकि हिमालय जब बन रहा होगा, जब ऊपर उठ रहा होगा तो हिमालय को वो नदियां काट रही होंगी, और उनके काटने से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो उनको अपने साथ बहा के ला रही हैं, और साथ बहा करके वो उन पत्थरों को जहां पर ढलान जो है वो कम हो जाती है वहां पर आकर के छोड़ देती है। ठीक है, जहां तक वो चूंकि जब हिमालय से उतर रही होंगी तब तो ढलान बहुत तेज है, बहुत अधिक है, तो वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ ला सकती हैं। लेकिन जब वो उस खाली जगह में प्रवेश करती हैं जो भ्रंश टाइप का बना हुआ था, जो दरारी क्षेत्र खाली पड़ा हुआ था, वहां पर जब आती हैं तो उन नदियों के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उन इतने बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेकर के चल सके।
तो वो आकर के उन पत्थरों को वहीं छोड़ देती है। तो उनको छोड़ने से वहां पर जो क्षेत्र तैयार होता है उस क्षेत्र को बोला जाता है भावर क्षेत्र। क्या बोला जाता है? भावर क्षेत्र बोला जाता है उन क्षेत्रों को। और इन भावर क्षेत्र में क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनमें आकर के बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, क्योंकि पत्थरों के नीचे से वो निकल जाती हैं। इसीलिए जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको नदियां नहीं दिखाई देंगी। तो भावर क्षेत्रों में आकर के नदियां जो है वो विलुप्त हो जाती हैं। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो बड़े बड़े पत्थरों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो छोटे छोटे कंकड़ टाइप के हैं, जो रेत वगैरह है, उसको अभी भी वो अपने साथ आगे लेकर के चल रही है। और जब और आगे बढ़ेंगे तो जब ढलान और कम होगी तो उनको भी वहीं पर छोड़ देंगे। तो वहां पर कुछ कंकड़ हो जाएंगे, कुछ रेत हो जाएगी, और जो हिमालयन सेडिमेंट थे वो सबके सब हो जाएंगे। और यहाँ की जो मिट्टी होती है उसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इलाका जो होता है बिल्कुल दलदला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? दलदला क्षेत्र होता है। इसीलिए यहाँ पर मच्छर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ वगैरह हैं, जो जंगली क्षेत्र है, वो सबका सब ये होता है। और इसीलिए इसको हम जानते हैं तराई नाम से। किस नाम से जानते हैं? तराई नाम से। तो जहां पर बड़े बड़े पत्थर छोड़े वो भावर हो गया, जहां पर कंकड़ और मिट्टी को छोड़ा है वो हो गया है तराई इलाका। और जब हम तराई इलाका से आगे बढ़ेंगे तो कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़। वहां की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा होती है। और जब नदी, क्योंकि नदियां जो है वो विसर्पण करती हैं, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान से बहना शुरू करती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ढलान बहुत अधिक तो है नहीं, तो इसीलिए नदियां क्या होती हैं, नदियों में जब पानी की अधिकता और न्यूनता होती है, और उसके बाद जब नदियां थोड़े सा अपने रास्ते को चेंज करती हैं, तो वहां पर कुछ नए मैदान बनते हैं, जिसको हम लोग खादर या बांगर बोलते हैं। ये खादर और बांगर क्या होता है? जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर बोलते हैं। जलोढ़ का मतलब यह है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जहां पर हर साल नदियों के द्वारा नई मिट्टी बिछा दी जाती है, वो हमारा नवीन जलोढ़ यानी कि खादर है। और जहां पर पहले कभी नदियां नवीन मिट्टी को बिछाती थी वो हमारा बांगर है, यानी कि पुराना जलोढ़ है। ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, जब नदियां बिल्कुल अपने मुहाने पर पहुंच जाती हैं, समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती हैं, तो उनकी ढलान बिल्कुल ही कम हो जाती है, और नदियां बहुत सारी वितरिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो उन वितरिकाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र। और इस डेल्टाई क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, मैंग्रोव जैसे, सुंदरी, क्योंकि मैंग्रोव जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है उस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इसलिए वहां पर सुंदरवन जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से उत्तर भारत का मैदान